तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है फॉलोअप में। फॉलोअप यानी वो कहानियाँ, वो किस्से जो इस वक्त कानून के या फिर पुलिस के फाइलों में कहीं धूल फांक रहे हों, यानी वो गड़े मुर्दे जिन्हें उखाड़ कर ये जानने की कोशिश करना कि आखिर आज इस वक्त उस केस का क्या हुआ, किस मोड़ पर वो केस खड़ा हुआ है। इस देश में अगर सबसे ज़्यादा वक्त तक चलने वाले मुकदमों की बात करें तो शायद आज की कहानी का जो मुकदमा है वो सबसे लंबे केसेस में से एक है। और कमाल की बात ये देखिए कि एक आम मुकदमा नहीं, इस देश के उस वक्त के सबसे ताकतवर नेता, मंत्री, जो इंदिरा गांधी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर रहे, ऐसे शख्स का कत्ल होता है। और कत्ल के आज 49 साल के बाद भी कोई ये नहीं कह सकता कि सचमुच उनके कातिल पकड़े गए या जिन लोगों को सजा हुई सचमुच वही कसूरवार हैं। 49 साल बाद अभी इसी महीने अप्रैल में 7 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। ये फैसला ललित नारायण मिश्र, जो कि उस वक्त रेल मिनिस्टर थे, उनके पोते ने एक पिटीशन दाखिल की थी दिल्ली हाई कोर्ट में और ये कहा था कि उनके दादा के कत्ल के इल्ज़ाम में जिन 4 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई वो चारों असल में गुनहगार नहीं है, बल्कि असली कातिल को छुपाया गया है। और असली कातिल तक पहुंचने की जो कोशिश सीबीआई को करनी चाहिए वो सीबीआई ने नहीं की। तो अब 49 साल के बाद ललित नारायण मिश्र के पोते ने इस केस को फिर से रीओपन करने, इसकी दोबारा जांच कराने की मांग की है। और कमाल की बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस अर्जी को मंजूर कर लिया है और सीबीआई को यह हुक्म दिया है कि वो इस केस की दोबारा जांच करे। अगली तारीख मई की दी गई है, मई में बाकी चीज़ें फाइनल होंगी। लेकिन कमाल है कि 49 साल से कत्ल और उस कत्ल के असली गुनहगार को लेकर कोई फैसला नहीं आ पाया। फैसला आया भी तो इस फैसले के सामने अब लगता है कि वो फैसला अधूरा है। जिन लोगों को सज़ा दी गई शायद वो असली कातिल नहीं है, बल्कि असली कातिल अब भी बचा हुआ है। अब पता नहीं 49 साल बाद वो जिंदा है भी कि नहीं है। हालांकि मैंने क्राइम तक की कहानी में ये कहानी आपको पहले भी सुनाई है, लेकिन चूंकि ये पूरा फैसला है और किस तरीके से इंसाफ के लिए 49 साल, लगभग 49 साल मतलब 50 अगर जोड़ें तो आधी सदी होती है। एक सदी में 100 साल होते हैं, 50 साल एक केस में गुजर जाए, यकीन नहीं होता। लेकिन सच्चाई आपके सामने है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हाई कोर्ट को दोबारा ये जांच करने का हुक्म देना पड़ा? आखिर सीबीआई ने कहाँ गलती की? क्या जिन लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई वो गलत फैसला था हाई कोर्ट का? क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन चारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को, हालांकि अभी भी पेंडिंग है, लेकिन उनको ज़मानत दे दी और वो ज़मानत पर बाहर है। एक 5वां जिसको सज़ा दी जानी थी उसकी पहले ही मौत हो गई। 49 साल लंबा होता, कौन कितना इंतज़ार करेगा? तो इस पूरी कहानी और इस जांच और इस कोर्ट के फैसले को समझने के लिए पहले असली कहानी को समझना ज़रूरी है। बात 2 जनवरी 1975 की है, 1975। ये वही 1975 है जिसमें जून में देश में पहली बार इमरजेंसी लगा था। तो 2 जनवरी 1975 को बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन में एक बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन होना था। ब्रॉड जो वो होता है लाइनें, रेलवे की लाइन। समस्तीपुर में अब तक छोटी लाइनें थी, अब वहाँ एक रेलवे ट्रैक को और बिछाना था, बड़ी लाइन थी, उसका उद्घाटन होना था। प्रधानमंत्री देश की इंदिरा गांधी थी और उनके कैबिनेट में रेल मिनिस्टर ललित नारायण मिश्र थे, जिनको बिहार में ललित बाबू के नाम से जाना जाता है। और वो बहुत ही कद्दावर नेता थे। कहते हैं कि वो इतने ताकतवर थे कि शायद अगर वो जिंदा होते तो आगे चलकर इस देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। पॉलिटिकल पंडित हमेशा ऐसा कहते हैं। लेकिन वक्त से पहले उनकी मौत हो गई और वो मौत भी बड़ी अजीब तरीके से हुई। 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर के रेलवे स्टेशन पर ही उद्घाटन समारोह रखा गया था, रेलवे लाइन को, नया रेलवे लाइन को शुरू करने का। शाम के वक्त ये फंक्शन था। तय वक्त पर ललित नारायण मिश्र समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। वहां जाने के बाद अब वो भाषण दे रहे थे। सामने बहुत भीड़ थी। अचानक भीड़ की तरफ से एक हथगोला आता है और वो सीधे ललित नारायण मिश्र के पास गिरता और फटता है। उससे बहुत सारे लोग जख्मी होते हैं, लेकिन सबसे करीब थे ललित नारायण मिश्र, तो उनको ज़्यादा चोट लगती है।
उनके दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। उनके दाएं और बाएं खड़े 2 लोग भी बुरी तरह से जख्मी हो गए। अब भगदड़ मच गई। अब ये वो आनन फानन में अस्पताल ले जाना है। तो जो सबसे नज़दीक अस्पताल ढंग का था समस्तीपुर से, वो वहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर दरभंगा मेडिकल कॉलेज था। लेकिन बदनसीबी ये कि उस दिन दरभंगा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की स्ट्राइक, तो वहाँ वक्त पे पता नहीं इलाज मिले ना मिले। तो कुछ लोगों को तो दरभंगा फिर भी भेज दिया गया। अब बात एक रेल मिनिस्टर की थी, ललित नारायण मिश्र, एक कद्दावर नेता। तो उन्हें कहाँ भेजा जाए इलाज के लिए? तो फिर ये तय हुआ कि इनको दानापुर भेजते हैं। दानापुर एक रेलवे का अच्छा खासा बड़ा एक तरह से हेडक्वार्टर कहें आप, और पटना से बिल्कुल करीब। तो दानापुर भेजने का फैसला लिया गया। समस्तीपुर से दरभंगा 40 किलोमीटर था, लेकिन समस्तीपुर से दानापुर करीब 135 किलोमीटर के आसपास, और 6 से 7 घंटे का वक्त। खून रिस रहा है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं। तो युवा की दानापुर के रेलवे मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है, वहाँ ढंग से इलाज होगा। तब इनको फ़ौरन एक ट्रेन में बिठाया गया। साथ में उनके भाई जगन्नाथ मिश्र बैठे और कुछ और लोग। जगन्नाथ मिश्र वही हैं जो आगे चलकर बिहार के चीफ मिनिस्टर भी बने थे। वो ललित नारायण मिश्र के छोटे भाई थे। तो खैर, अब वो ट्रेन चली। जिस ट्रेन को 6 से 7 घंटे में दानापुर पहुंचना था, वो ट्रेन हैरत अंगेज तौर पर 14 घंटे बाद दानापुर पहुंचती है। अब ज़रा आप कल्पना कीजिए कि एक रेलवे का मिनिस्टर, जो खुद रेल मिनिस्टर, जिसके अंदर में सारी ट्रेनें हैं, और वो एक ट्रेन में घायल है, और उस ट्रेन को जल्दी पहुंचने की बजाय 6 से 7 घंटे, वो 14 घंटे में पहुंचती है ना, तो 7 घंटे डिले। आज के दौर में ये नामुमकिन है। अभी आप कोई भी रेल मिनिस्टर, क्या रेलवे का कोई अफसर हो, आप देखिए कैसे ट्रेन भगा देंगे। लेकिन उस वक्त अब ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था या जानबूझ करके, या ये भी एक साजिश का हिस्सा है कि अगर वक्त पे शायद ललित नारायण मिश्र पहुंच जाते अगले 5, 6, 7 घंटे में, तो शायद उनकी जान बच सकती थी। यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है कि जो हथगोला फटा था, वो शरीर के ऐसी किसी जगह पर नहीं लगा था कि जिससे मतलब सर, सीने में या कहीं पैर में सबसे ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी। लेकिन खून बहुत बह गया। अब 14 घंटे ट्रेन में, खैर दानापुर पहुंचते हैं, वहाँ इलाज शुरू होता है। लेकिन अगले दिन यानी 3 जनवरी 1975 को डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते हैं। ललित बाबू की मौत हो जाती है। मौत के बाद पूरे बिहार में, देश में मातम पसर जाता है। अब इसके बाद बिहार सरकार, उस वक्त अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो फ़ौरन एक इंक्वायरी बिठाते हैं और सीआईडी को ये केस दे देते हैं। सीआईडी की टीम पहुंचती है, जांच शुरू करती है। लेकिन इससे पहले कि सीआईडी अपना काम करती, अचानक दिल्ली से ऑर्डर होता है और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है। वही सीबीआई जो उस ज़माने में नहीं, आज भी उसी के लिए मशहूर है कि किसी केस को ठंडे बस्ते में डालना हो, किसी केस को बर्बाद करना हो, तो सीबीआई को दे दो। तो उसी सीबीआई को अब एक रेल मिनिस्टर के मर्डर की तफ्तीश की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। अब सीबीआई पहुंचती है, तफ्तीश शुरू होती है। अब इसी तफ्तीश के दौरान यहीं से एक खेल शुरू होता है। जब ये सब कुछ हुआ, तब बिहार में एक नाम बड़ा चर्चित हुआ करता था। ये नाम था आनंद मूर्ति बाबा। आनंद मूर्ति बाबा, अब तो खैर ये नाम नहीं सुनाई देता है, क्योंकि एक उस वक्त आनंद मार्गीय हुआ करते थे बिहार में। आनंद मार्गीय एक संगठन था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका मकसद था कि एक मतलब सदाचारी, अच्छे शरीफ लोगों की सरकार बनाना। अलग अलग मूवमेंट में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आनंद मार्गी का ये था कि सदाचारी सरकार बने, और इसके लिए वो बाकायदा हथियार उठाने से भी गुरेज नहीं करते थे। कहते हैं कि आनंद मार्गियों को बाकायदा हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक समस्या थी। तो आनंद मार्गीय का लेकिन अच्छा खासा दबदबा हो रहा था धीरे धीरे बिहार में, और उसके जो सर्वे सर्वा जो नेता थे वो आनंद मूर्ति बाबा थे। तब इधर ललित नारायण मिश्र के कत्ल से पहले एक और चीज़ बिहार में होती है। होता है कि 1971 में, यानी 4 साल पहले ललित बाबू की हत्या के, जो आनंद मूर्ति बाबा थे उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तारी की वजह ये थी, जो इल्ज़ाम लगाया गया कि कई ऐसे आनंद मार्गीय थे जो पार्टी छोड़कर जा रहे थे, पर वो जा ना पाए, इसलिए उनका कत्ल करवा दिया गया। और इल्ज़ाम लगा दिया गया आनंद मूर्ति बाबा पर, जो इस संगठन के सर्वे सर्वा थे। तो जेल पहुंच गए पटना। उन्होंने बेल एप्लीकेशन दिया, बेल एप्लीकेशन खारिज होती गई। तो उन्होंने जेल से ही अपने तमाम भक्तों को ये संदेश देना शुरू किया कि यह जुल्म है, और तुम चुप मत बैठना जब तक कि मैं बाहर ना आ जाऊँ, रिहा ना हो जाऊँ, चैन से कोई नहीं बैठेगा। तो एक तरह से उकसाने वाला भी बयान
वैसे समझ लीजिए आप। तो सरकार के खिलाफ था क्योंकि सरकार ने ही अंदर किया था। सीबीआई ने जब अपनी जांच की तो और बाकी मोटिव को भुलाकर उसने सीधे सीधे ये कर दिया कि ललित बाबू की हत्या के पीछे आनंद मार्गियों का हाथ है, क्योंकि उनके नेता जेल में थे। उन्होंने वहाँ से भड़काऊ भाषण दिया, चैन से शांति से मत बैठना, और उन्होंने ही प्लानिंग की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बाकायदा हिट लिस्ट निकाली थी 3 लोगों की, तब आनंद मार्गियों ने कि बिहार में इन्हें मारना है। उनमें से एक नाम था ललित नारायण मिश्र का, एक नाम था माधवानंद का, और एक नाम उस वक्त के चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर का। तब सीबीआई ने ये इल्ज़ाम लगाया, और इस इल्ज़ाम लगाने के बाद आनंद मार्गी के कुछ लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद कुछ को गवाह भी बना लिया, उनकी गवाही हुई, और इन सब चीज़ों के होने के बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट दाखिल करने के बाद ललित नारायण मिश्र के पूरे कत्ल की साजिश के लिए आनंद मार्गी के 5 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया। उनमें से एक की आगे चलकर मौत हो गई थी, लेकिन बाकी का मुकदमा अदालत में पहुंचा। 1975 की ये बात है, देखिए 1975 से पूरा 75, 80, 2000 आ गया, करीब करीब 39 साल बीत गए, 39 ईयर्स के बाद 8 दिसंबर 2014, यही वो तारीख थी 8 दिसंबर 2014 को दिल्ली की एक लोकल कोर्ट ने, क्योंकि मामला दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया था, पहली बार अपना फैसला सुनाया एक कैबिनेट मिनिस्टर के कत्ल के इल्ज़ाम में। 8 दिसंबर 2014, 39 लंबे साल के बाद पहला फैसला आता है, और इस फैसले में 4 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। इनमें रंजन द्विवेदी, संतोषानंद, सुदेवानंद और गोपाल जी। गोपाल जी जो है वो एडवोकेट, इन्हीं आनंद मार्गी के लिए काम करने वाले। तो इन 4 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई 39 लंबे साल के बाद। उसके बाद इन्होंने अपील किया हाई कोर्ट में, इस फैसले को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। उसके बाद 2015 में ही इन 4 को जमानत दे दी। अब ये जमानत पर बाहर आ गए, और अभी तक अब सुप्रीम कोर्ट से उसके बाद 2014 हम अब 2024 में 10 साल हो गए, इसको भी आगे कोई फैसला नहीं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच एक और चीज़ होती रही। सीबीआई ने चार्जशीट तैयार की, सीबीआई ने कोर्ट में मामला दिया, 4 लोगों को सजा हो गई। लेकिन जो ललित नारायण मिश्र की फैमिली थी, उनके भाई, उनके बेटे, उनके पोते, वो पहले दिन से कहते रहे कि ये जो 4 लोगों को आपने पकड़ा है, ये जो चार्जशीट दाखिल किया, आनंद मार्गी का नाम लिया है, ये जो संतोषानंद, सुदेवानंद, गोपाल जी या फिर रंजन द्विवेदी, ये असली कातिल नहीं। असली कातिल कोई और है, कोई ताकतवर शख्स, जिसके इशारे पर ललित नारायण मिश्र का कत्ल हुआ। और ये सब सीबीआई ने आई वॉश किया एक तरह से। सीबीआई ने ढंग से जांच नहीं की, गलत लोगों को इस केस में फंसा दिया। मतलब जिस परिवार के शख्स का कत्ल हुआ, उस परिवार के लोग उन लोगों की इसको सपोर्ट कर रहे हैं जिनको अदालत ने सज़ा सुनाई है सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर कि यही है, इनको उम्र कैद की सज़ा दी जा रही है। और फैमिली के लोग ललित बाबू पे कह रहे हैं कि नहीं, ये कातिल नहीं है, कातिल तो अब भी आज़ाद है, वो कोई और है, और उसको बचा लिया गया। अब ये सवाल कि ये कौन, तो इसी सवाल पर अब जाकर जो ललित नारायण मिश्र हैं, उनके पोते ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी दी, और उन्होंने कहा कि ये जो हाईकोर्ट का फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं, और हमें लगता है सीबीआई ने अपनी जांच ईमानदारी से नहीं की, और हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सीबीआई इस मामले की ईमानदारी से जांच करे, ताकि सही जो जांच वो हो और असली कातिल बेनकाब हो सके। यानी उनकी नज़र में आज भी असली कातिल बेनकाब नहीं हुआ है। पर सवाल ये कि असली कातिल कौन हो सकता है, उसको लेके बहुत सारी कहानियाँ चली। एक हुआ कि बहुत पावरफुल होते जा रहे थे, शायद आगे चलकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ सकते थे, तो ये पॉलिटिकल किलिंग भी हो सकती है। एक हुआ उस वक्त यूएसएसआर और अमेरिका, इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, और दोनों की खुफिया एजेंसियों के बीच में, जो अमेरिका की CIA है और यूएसएसआर की KGB। तो ये भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने उस वक्त एक कहा था कि ललित नारायण मिश्र की हत्या के पीछे उन्हें विदेशी ताकतों का हाथ नज़र आता है। तो इस लाइन के ऊपर भी बहुत सारी स्टोरीज आई। तो उसमें यह था कि उनका इशारा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की तरफ था। क्यों? उसकी वजह ये थी कि
सीआईए को लगता था कि केजीबी की पैठ इंडिया में अच्छी है और कहीं ना कहीं उससे ललित नारायण मिश्र का भी कांटेक्ट है, संपर्क है। तो इसीलिए कमज़ोर करने के लिए सीआईए ने ललित नारायण मिश्र का कत्ल करवाया। हालांकि सब कई इस पर बुक भी आई हैं, लेकिन असली थ्योरी जो है वो आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि असली वजह क्या थी। मामले की जांच हुई, सीबीआई ने कर ली। अब 39 साल बाद फैसला आया। अब परिवार ने दोबारा पिटीशन दिया जिसपे दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। अब सवाल यह है कि सीबीआई को दोबारा जांच करने का हुक्म तो दे दिया गया, लेकिन आज की तारीख में ललित नारायण मिश्र की हत्या को लगभग 49 साल हो चुके हैं, बल्कि 49 साल से भी थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि 2 जनवरी 1975 की बात है और आज हम बैठे हुए हैं 2024 में। तो क्या 49 साल के बाद असली कातिल का चेहरा सामने आ पाएगा? असली साजिश बेनकाब हो पाएगी? अगर ताकतवर लोग एक कैबिनेट मिनिस्टर के मर्डर के पीछे हैं तो क्या वो पूरी साजिश और उन लोगों के पीछे कौन है ये सच कभी बाहर आ पाएगा? और क्या आज के दौर में वो सारे सबूत और वो सारी चीज़ें सीबीआई इकट्ठा कर पाएंगी? क्योंकि मामला आधी सदी पुराना हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो असली चेहरा, असली कातिल, असली साजिश जिन लोगों ने रची, क्या वो अब इस दुनिया में है भी कि नहीं है? वो बड़े और ताकतवर लोग। तो बेशक हाईकोर्ट ने दोबारा इसकी री इन्वेस्टिगेशन की बात तो कर दी है, दोबारा जांच की, लेकिन आधी सदी बीत जाने के बाद गुंजाइश बड़ी कम नजर आती है कि शायद ही इस मर्डर के पीछे की जो असली साजिश है वो कभी बेनकाब हो पाए। ये इस देश के सबसे लंबे मुकदमों में से एक मुकदमे की कहानी थी, और ये आम कोई मुकदमा नहीं। सोचिए, अपने दौर के उस वक्त के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक, जिस देश के रेल मिनिस्टर थे, उनका कत्ल, और उस कत्ल का हश्र अदालती और इंसाफ की इस लड़ाई, इस लंबी कोशिश में ये होता है कि 49 साल बाद भी फैमिली एक ही फरियाद कर रहा है कि हमें इतना तो बता दो कि ललित नारायण मिश्रा या ललित बाबू का असली कातिल कौन है और ये साजिश किसने रची, क्यों रची, क्या वजह थी। पर अफसोस किसी का भी जवाब नहीं। तो फॉलोअप में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को किसी गड़े और मुर्दे के साथ। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाकी कल यानी मंडे को अपनी नॉर्मल कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। Yeah, I know. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स में। इस देश में जो मुकदमे दोबारा शुरू थे, तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स में। आज की कहानी एक ऐसे मुकदमे की जो लगभग आधी सदी बीत चुकी है, लेकिन अब भी उसके फैसले का इंतजार है। आज की क्राइम कहानी एक ऐसे कत्ल की जिसमें अदालत ने अपना फैसला तो सुनाया, लेकिन जिसका कत्ल हुआ खुद उसके अपने परिवार वाले उस फैसले से सहमत नहीं है। मामला उल्टा है कि अदालत ने जिन 4 लोगों को उम्र कैद की सजा दी, जो मरने वाला उनका परिवार ये कह रहा कि नहीं, ये चारों बेकसूर हैं, बल्कि असली कातिल कोई और है, असली साजिश कुछ और थी और उसको बेनकाब किया जाए। 49 साल के बाद एक कत्ल के मामले में जिसका कत्ल हुआ, उसके परिवार के लोग दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं कि 49 साल पुराने इस मर्डर केस की दोबारा से जांच हो। और कमाल की बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट इस बात को मंजूर भी कर लेती है और सीबीआई को हुक्म देती है कि 49 साल पहले हुए उस कत्ल की एक बार फिर से जांच की जाए। यह कत्ल कोई आम कत्ल नहीं, यह कत्ल किसी आम इंसान का कत्ल नहीं, बल्कि अपने दौर के उस वक्त के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक, इंदिरा गांधी की सरकार में रेल मिनिस्टर रहे ललित नारायण मिश्र, जिन्हें प्यार से लोग ललित बाबू भी कहते हैं, उनके कत्ल की कहानी है।